Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 11, Force and Pressure. Okay, so in this chapter, we are going to study about the force and pressure. In class 7th, you have learned how objects move. क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, राइट। मूव करना मतलब जब ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम ये बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ पे गया है, राइट। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूव किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से, राइट। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड whether an object is moving fast than the other। आपने 7th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, ये हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस थिंग वी हैव टू ऑल्सो रिकॉल। आपने 7th में पढ़ा है, What does the distance moved by an object in unit time indicate? यूनिट टाइम का मतलब होता है 1, तो 1 सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ भी आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपको ये भी पता है कि अगर हम ग्राउंड पर एक बॉल को रोल करवाएं तो वो बॉल कुछ समय चलने के बाद अपने आप रुक जाती है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हमने बॉल को रोल करवाया तो हमेशा चलती रहेगी, कुछ समय बाद वो बॉल जो है वो रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और कभी कभी वो बॉल रोल होते होते अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction। और ये भी पॉसिबल है कि बॉल जो है वो स्लो हो जाए और अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। Did you ever wonder that what makes an object to slow down or go faster? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्या होता है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड में चलता है या कोई ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड में चलता है? तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, वेदर इट इज़ स्लो और फास्ट, और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण वो चलते चलते अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, राइट। सो लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हम हमारे एवरीडे के एक्सपीरियंस देखते हैं, हमारे साथ दिन में क्या क्या होता है वो चीज़ हम थोड़ा सा अगर देखें। सो व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। अगर हमको फुटबॉल को मूव कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर बॉल पहले से मूव कर रही है और हमको उसको और ज़्यादा स्पीड में मूव करवाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। एक गोल कीपर किस तरीके से बॉल को रोकता है? हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। फील्डर्स जो होते हैं वो बॉल को किस तरीके से रोकते हैं? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हॉकी में भी जो है जो हॉकी प्लेयर रहता है वो बॉल को किस तरीके से उसका डायरेक्शन चेंज करता है। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज़ चेंज्ड। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि या तो बॉल की स्पीड इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, या बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है। So we often say that force has been applied on the ball which when it is kicked। हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने बॉल को किक किया या पुश किया उस समय बॉल पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, राइट। सो जब हमने बॉल को किक किया या पुश किया उस समय बॉल पर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण जो बॉल है या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, या फिर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा।
व्हाट इज़ अ फोर्स, अब फोर्स क्या होता है वो अगर हम समझें तो व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, और अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस फोर्स के कारण, दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू सी. वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे इस चैप्टर में कि बेसिकली फ़ोर्स क्या होता है और किसी बॉडी पर फोर्स लगने से उस बॉडी पर क्या चेंजेस आते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. फोर्स, अ पुश और पुल. बेसिकली फ़ोर्स का मतलब होता है पुश करना या पुल करना. पुश करना मतलब किसी चीज़ को धक्का देना और पुल करना मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, राइट. तो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली या तो हम उसको पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे, मतलब या तो हम उसको दूर धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं. एक्शंस लाइक पिकिंग, किसी चीज़ को पिक करना मतलब नीचे से ऊपर उठाना. ओपनिंग, किसी चीज़ को ओपन करना, बॉटल का ढक्कन हो गया या कोई भी चीज़ है उसको हमने ओपन किया. शटिंग मतलब बंद करना. किकिंग मतलब ऑब्वियसली पैर से हम बॉल को किक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज किकिंग. हिटिंग, जैसे हम बैट से बॉल को हिट करते हैं. लिफ्ट करना, नीचे से ऊपर उठाना. फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ये सारे नाम हैं सर्टेन कुछ टास्क के. Each of these actions usually results in some kind of changes in the motion of an object. और इन सारे एक्शंस के कारण ऑब्जेक्ट के मोशन में कुछ चेंजेस होते हैं, राइट. अगर आप किसी मतलब इन सारे ही चीज़ों में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, राइट. और जब हमने ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स लगाया तो उसके कारण ऑब्जेक्ट जो है उसके मोशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा. या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकता है. तो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स. क्या हम इन टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब क्या हम इन टर्म्स की जगह कोई और टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर द सेम एग्जाम्पल्स दैट वी हैव सीन. स्टूडेंट्स, हियर वन टेबल इज़ गिवन टू यू. बिफोर दैट one activity is given to you. That activity you have to read by your own. Now here one table is given to you here. यहाँ पर आपको सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना है कि इस केस में हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं. पुश करना मतलब धक्का देना, पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना और लिफ्ट करना मतलब उठाना. तो मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल. तो अगर कोई बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है तो क्या हम उसको पुश करेंगे, पुल करेंगे या लिफ्ट करेंगे, राइट. तो अगर हम पुश करेंगे तो आपको पुश की जगह यस लिखना है, अगर पुल करेंगे तो पुल की जगह यस लिखना है, राइट. नाउ सिमिलरली यहाँ पे कुछ और एक्शंस दिए हुए हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू फिल बाय योर ओन. ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं. Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि हर एक एक्शंस को हम या तो पुश या पुल की कैटेगरी में रख सकते हैं या दोनों की कैटेगरी में भी एक साथ रख सकते हैं. Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pull? और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको मूव करना है तो हमको या तो उसको पुश करना पड़ेगा या उसको पुल करना पड़ेगा, राइट. सो बेसिकली अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए हमको या तो उसको पुश करना होगा या पुल करना होगा. इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स. और साइंस की लैंग्वेज में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसको बोला जाता है फोर्स अप्लाई करना, राइट. सो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करेंगे तो बेसिकली हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स was due to the action of a
फोर्स। हम ये बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसके कारण है? फोर्स के कारण। मतलब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि उन पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर वो फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव नहीं कर पाते। When does a force come into play? Let us find out. कब फोर्स एक्ट में आता है, हम अगर ये चीज़ फाइंड आउट करें। सो आई लर्नड इन क्लास 6th दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट अ पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट इज़ अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जो अगर हम मैग्नेट को आयरन पीसेस के पास लेकर जाते हैं तो जो मैग्नेट है वो आयरन पीसेस से अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। तो ये अट्रैक्शन जो है, ये अट्रैक्शन को भी क्या हम पुल बोल सकते हैं? What about repulsion between the similar poles of two magnet? Is it a push or a pull? अगर आयरन सब्सटेंस मैग्नेट के पास आ रहा है तो उसको तो हमने बोल दिया कि वो पुल हो रहा है, राइट। लेकिन अगर हम दो सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट को पास में लेकर आते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, वो दोनों एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं, उन दोनों में जब रिपल्शन होता है तो उस रिपल्शन को हम क्या बोलेंगे? पुश बोलेंगे या पुल बोलेंगे? सो सिंस वो दोनों एक दूसरे को अपने से दूर की तरफ भेज रहे हैं, दैट्स वाई दे आर पुशिंग ईच अदर अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, राइट। तो जब अट्रैक्शन हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज पुल, और जब रिपल्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पुश करना, बिकॉज यहाँ पे आप अपने आप से दूर धक्का दे रहे हो। तो अपने से दूर धक्का देंगे तो पुश करते हैं, और अपनी तरफ अगर खींच रहे हैं तो पुल करते हैं, राइट। नाउ फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब फोर्सेस किस कारण से होते हैं? कब हम बोलेंगे कि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, कब नहीं हो रहा है? सो व्हाट आर द रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन एनी बॉडी? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। सपोज एक पर्सन है जो कार के पीछे खड़ा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या उसके खड़े रहने से कार हिलने लग जाएगी, कार मूव करने लग जाएगी? सपोज द मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार। अब हम मान लेते हैं कि उस मैन ने क्या किया, कार को पुश करने लग गया, मतलब धक्का देने लग गया। दैट इज़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। इसका मतलब क्या? वो कार पर फोर्स अप्लाई करने लग गया है। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। उस केस में क्या होगा, जो कार है वो मूव करने लग जाएगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में, राइट। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मैन है उसको कार को पुश करना पड़ेगा ताकि वो कार जो है वो मूव करने लग जाए, राइट। तो कार को मूव करवाने के लिए मैन को उस कार को पुश करना ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ खड़ा है तो उस केस में कार मूव नहीं करेगी। कार तब मूव करेगी जब उसने उसको पुश किया, मतलब जब उसने उस पर फोर्स अप्लाई किया। इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी होता है ताकि वो ऑब्जेक्ट मूव कर पाए। फिगर शोज़ 3 सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। यहाँ पर हमको फिगर्स दे रखे हैं जिनसे आप फैमिलियर होंगे। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस? क्या आप ये देखकर बता सकते हो कि कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है, राइट। यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पर ये मैन जो है वो कार को पुश कर रहा है, मतलब अपने से दूर धक्का दे रहा है, राइट। नाउ अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन किसको पुश कर रहा है। सो यू कैन सी दैट दोनों लड़कियाँ, गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे को पुश कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रही हैं, राइट। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, राइट। नाउ इस केस में जो काव है या जो बुल है वो तो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये जो पर्सन है ये इस बुल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो पर्सन है वो इस बुल को पुल कर रहा है,
बुल उसको पुल नहीं कर रही है, बुल सिर्फ अपने आप को उसके पुल को रोकने की कोशिश कर रही है, राइट। सो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। नाउ कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग और पुशिंग हु इज़ इन दीज केसेस? In figure 11.3a, both the girls appear to push each other, while the pair of girls in 13.b are trying to pull each other, right? The same thing that I have just told you कि पहले वाले फिगर में दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं और सेकंड वाले फिगर में दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। सिमिलरली द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, और थर्ड वाले फिगर में काउ और मैन जो हैं वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। बेसिकली काउ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है पुल को रोकने के लिए वो भी एक तरह का पुलिंग ही है, राइट। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। यहाँ पर हमको दोनों फिगर्स में जो गर्ल्स दिख रही हैं वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं। डिफरेंस केवल ये है कि पहले वाले फिगर में दोनों पुश कर रही हैं, मतलब पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रही हैं, और सेकेंड वाले केस में दोनों पुल कर रही हैं, मतलब पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रही हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ, और ये सेम चीज़ फॉलो करती है मैन और काउ वाले केस में भी। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन रेफर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। इन एग्जाम्पल्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन केवल तभी होगा जब उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन ही क्या होता है? फोर्स, राइट। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको पुश कर रहा है या पुल कर रहा है, उसी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है और किस नेचर का फोर्स लग रहा है। ओके, सो टुडे वी हैव सीन दैट व्हाट डू वी मीन बाय द फोर्सेस। देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि फोर्सेस का क्या रोल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब हम पढ़ेंगे फोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब फोर्सेस के नेचर के बारे में और ज़्यादा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द फोर्सेस, राइट। हम ये ट्राई करेंगे कि फोर्सेस को और ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर्स? आपने टग ऑफ वॉर्स गेम देखा होगा, जब हम एक रस्सी रहती है, उसको दो ग्रुप्स रहते हैं, वो दोनों अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं, राइट। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों टीम्स रहती हैं वो रोप को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों टीम के जो मेंबर्स हैं वो रोप को अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी जो रोप है वो मूव नहीं करती है। क्यों मूव नहीं करती है? क्योंकि दोनों टीम जो फोर्स अप्लाई करती हैं वो दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल होता है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 13.b। The team that pulls harder, that is applies larger force, finally wins the game। और दोनों टीम्स में से जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है वो टीम जीत जाती है, राइट। अगर हम इसको फिगर की हेल्प से समझें, दिस गेम इज़ कॉल्ड टग ऑफ वॉर्स। आपने खेला भी होगा। एक रोप रहती है, उसको दो टीम्स हैं, वो दोनों टीम्स अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर जो रोप है वो मूव नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स जो है वो इक्वल है। अगर दोनों में से कोई सी भी टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो जो दूसरी वाली टीम है वो दूसरी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी जिस तरफ फोर्स लगा हुआ है, राइट। सो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है
जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम इस फिगर की हेल्प से भी समझें, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है दैट यू हैव टू रीड बाय योर ओन, बट अगर हम फिगर की हेल्प से समझें तो एक बॉक्स है और ये दो पर्सन इस बॉक्स को डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं। वो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर इस केस में ये दो पर्सन हैं, ये दोनों पर्सन एक दूसरे इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, राइट। और ये बॉक्स अपनी जगह से मूव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस पर दोनों डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, इसलिए जो उस पर नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0, और इस कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, राइट। वॉट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। इन एग्जाम्पल्स को देखकर हमको फोर्स का क्या नेचर समझ में आता है। सो फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब उन दोनों बॉयज़ ने मिलकर बॉक्स पर फोर्स लगाया तो उन दोनों का फोर्स ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 11.2। अगर आप और आपका फ्रेंड भी इस तरीके से एक बॉक्स पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो मूव करेगा, राइट। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में जो बॉक्स है वो मूव करेगा। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अगर आप और आपका फ्रेंड उस बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, वो जो बॉक्स है वो अपनी ही पोजीशन पर स्टेशनरी रहता है और वो मूव नहीं कर पाता है, राइट। इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0, अगर दोनों आप और आपका फ्रेंड दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो। बट अगर आप दोनों में से किसी ने भी ज़्यादा फोर्स लगाया तो जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from the opposite direction, right? तो I have just told you कि जब आप उनको opposite direction में push करोगे तो क्या होगा, right? Recall that in tugs of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction. टग ऑफ वॉर गेम्स में भी सेम चीज़ है, जब दोनों टीम्स सेम फोर्स लगाएंगी तो जो रोप है वो मूव नहीं करेगी। सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड नॉट लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि कोई भी फोर्स ज़्यादा या कम नहीं होता है, ज़्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे, उसकी वैल्यू पे, राइट। कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे, राइट। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, राइट। और फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो फोर्स ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, राइट। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। और जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं तो उस कारण से जो फोर्स का इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है, राइट। मतलब बॉडी पर उसका जो इफेक्ट होगा दैट विल ऑल्सो गेट changed. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.